हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन में भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौलीगंगा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग पर स्थित है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि दो नदियों का संगम हो रहा है यहाँ पर, एक तो मंदाकिनी है, अलकनंदा है। तो रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है और भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। कमेंट में आंसर दीजिए कि देवप्रयाग नदी किन दो नदियों का संगम स्थल है। कमेंट में आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा गया, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी अमेरिका में या फिर मध्य एशिया में। आंसर दीजिए सभी वीडियो पॉज करके। तो यहां सही आंसर है मध्य एशिया में। टकला मकान मरुस्थल जो है वो चीन के शिंजियांग प्रांत में स्थित है। देखिए मैप में दिखाया गया है टकला मकान मरुस्थल के बारे में जो चीन में है, और जो ये लाल पॉइंट है ये टकला मकान मरुस्थल है और इसके ऊपर ये गोबी मरुस्थल है, इसके उत्तर में गोबी मरुस्थल है और इधर कुनलुन पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पामीर का पठार है। तो ये मध्य एशिया में है। टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में यानी चीन में है। प्रश्न पूछा गया, शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, पीछे हटे रहे मानसून द्वारा या शीतोष्ण चक्रवात द्वारा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां से ये आंसर है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। चलिए बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों से भूमध्य सागर, अंध महासागर तथा कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। तो इसे ही हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवाओं को कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उत्तर भारत में जो गर्मियों के मौसम में यानी सावन के महीने में जो मानसून से पश्चिमी विक्षोभ का बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता है। प्रश्न पूछा गया, भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक यानी टर्सरी कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन असम के ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी बेसिन में, हिमालय पर्वत प्रदेश में या फिर केरल की कार्डमम इलायची पहाड़ियों में। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। देखिए भारत का मैप है और यहाँ कलाकोट को दिखाया हुआ है। कलाकोट जो है वो जम्मू जम्मू कश्मीर में स्थित है और कलाकोट जो है ये कलाकोट है, यहाँ टर्शरी कोलफील्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन यानी ऊष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है। नागपुर, रायपुर, मुंबई, सिकंदराबाद। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। सही आंसर है नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। देखिए चित्र में दिखाया गया है कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन को, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी शुरुआत जो 1974 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। प्रश्न पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई यानी सबसे छोटा दिन कब होता है। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 नवंबर को या 22 दिसंबर को। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है 22 दिसंबर को। देखिए शीतकालीन संक्रांति या विंटर सॉलिस्टिस वह क्षण होता है जब पृथ्वी का सूर्य से दूर झुकाव अपने अधिकतम पर होता है और आकाश में सूर्य की अधिकतम ऊंचाई अपने निम्नतर स्तर पर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है और इसी के चलते इस दिन की अवधि कम रहती है। 22 दिसंबर को दिन जल्दी ढल जाता है और रात लंबी रहती है। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभों से, उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर पीछे हट रहे मानसून से। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून से।
देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसका उद्गम हिंद महासागर से होता है। ये अपने साथ आर्द्रता लाती है तथा भारत में दो शाखाओं के रूप में फैलती है। पहला तो है अरब सागर शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। पहली का प्रभाव केरल के दक्षिण में तथा दूसरी का आसाम में जून के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होता है और यह भारत में वर्षा लाने वाली मुख्य मानसून है। अगला प्रश्न, भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? यहाँ चार ऑप्शन है, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, या फिर मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नौकरेक और शेषचलम, या फिर नीलगिरी, नौकरेक, पंचमढ़ी और पन्ना, या नीलगिरी, नौकरेक, पंचमढ़ी और शेषचलम। वीडियो पॉज करके ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए कौन सा आंसर यहाँ सही है। तो यहाँ सही आंसर है मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। देखिए बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में जो भारत से बायोस्फीयर रिजर्व चुने गए हैं। देखिए नंदा देवी, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, अचानकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, नंदा देवी और हाल ही 2018 में कंचनजंगा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो हमारा था नीलगिरी, 1986 में बनाया गया था। देखिए अगला प्रश्न, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ तीन कथन दिए हुए हैं। इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, इसमें 60% से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ केवल एक सही है, दो या तीन सही है, एक और तीन सही है, या तीनों ही सही है। वीडियो पॉज करके अपना आंसर चुनिए। तो यहाँ एक दो तीन तीनों ही सही है। तो ये चलिए अब देखते हैं मैग्नेटाइट के बारे में। यह चित्र में मैग्नेटाइट है और मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है। इसमें लोहा ऑक्साइड के रूप में मिलता है। इसमें चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसे काला अयस्क कहते हैं और इसमें जो धातु की मात्रा है वो 60% से 70% के बीच होती है और यह आग्नेय कायांतरित होता है। तमिलनाडु के सारे तिरुचिरापल्ली जिलों में तथा केरल राज्य में भी यह पाया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेयशैल नहीं है? आग्नेयशैल नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। आंसर दीजिए। यहाँ डोलोमाइट आग्नेयशैल नहीं है। डोलोमाइट क्या है? आग्नेयशैल नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आग्नेयशैल की। आग्नेयशैल वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के जमने से होती है और दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यही वे पहली चट्टानें हैं जो पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से बनती हैं, जबकि अपसादी और रूपांतरित चट्टानें इन आग्नेय चट्टानों के टूटने और ताप या दाब के प्रभाव से आकार में बदलने से बनती हैं। अब बात की जाए तो आग्नेय चट्टानों में परतों और जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और इसके प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलोराइट और यहाँ ऑप्शन में दिया था डोलोमाइट। डोलोमाइट नहीं है, वो डोलोराइट होता है इसका उदाहरण। और पेरिडोटाइट, फेल्साइट, ये इसके प्रमुख चट्टानों के उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टानों के। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलोराइट, फेल्साइट, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, कॉरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? दाब प्रवणता का, पृथ्वी के आनती अक्ष का, पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के परिक्रमण का। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है पृथ्वी के घूर्णन का, कॉरियोलिस प्रभाव। चलिए अब देखते हैं कॉरियोलिस प्रभाव के बारे में। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें जो हैं वो अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा और सबसे पहले इन्होंने ही इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 में किया था। अच्छा, प्रश्न पूछा गया था मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थाईलैंड में, कंबोडिया में, म्यांमार में या फिर वियतनाम में। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है वियतनाम में। मेकांग डेल्टा कहाँ है? वियतनाम में। देखिए ये जो पिक्चर है ये मेकांग डेल्टा की है और मेकांग डेल्टा जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के
वियतनाम देश का एक प्रदेश है। और ये रही इसकी मैप में लोकेशन मेकोंग डेल्टा की। देखिए ये है मेकोंग डेल्टा और यहाँ है वियतनाम के आसपास है, तो ये मेकोंग डेल्टा है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन में 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक एक उष्ण समुद्र तापमान, 700 मीटर अधिक की ऊंचाई पर वायुमंडल की उच्च आपेक्षिक आर्द्रता और वायुमंडलीय अस्थिरता। उपयुक्त वर्णित विशेषताएं निम्नलिखित में से इसके किस विकास के चक्र से संबंधित हैं? ऑप्शन में है संरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था, रूपांतरण अवस्था, सी या पूर्ण परिपक्वता, या फिर अपक्षय। आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, एक बार इसको दोबारा से वीडियो पॉज करके रिपीट करिए और फिर आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है संरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था।